Good morning, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हम आवर पास्ट के चैप्टर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आवर पास्ट के 1000 ईयर की चेंजिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने अलग अलग डेंसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें तुगलक डेंसिटी, खिलजी डेंसिटीज़, गुलाम डेंसिटीज़, तो इन सब के बारे में हम अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, सभी वीडियो को, और लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 4। द चैप्टर नेम इज़ मुग़ल एम्पायर। कि जैसे हमने पहले थर्ड चैप्टर में रीड किया कि अलग अलग डेंसिटी को कैसे एक रूलर दूसरे रूलर को हराता था और अपने रूल को एक्सपेंड करता था। तो आज हम यहाँ स्टार्टिंग द मुग़ल एम्पायर, कैसे मुग़लों ने अपने एम्पायर को यहाँ पर स्टार्ट किया। ओके, स्टार्ट नाउ चैप्टर 4। रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सच ए diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हम? मिडल एज से, मध्य युग से, कि जब किसी रूलर के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक लार्ज टेरिटरी पर, इतने बड़े प्रांत पर, यानी कि जहाँ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है यहाँ की, तो इतने बड़े टेरिटरीज पर एक शासक के द्वारा रूल करना डिफ़िकल्ट होगा, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। किसी शासक के द्वारा इतने बड़े प्रांत पर एक साथ शासन करना, ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी। कब? मिडल एज में। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेसिडिसर्स, द मुगल क्रिएट ए एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। स्टार्टिंग में जब मुगलों ने अपने यहाँ साम्राज्य को स्थापित किया तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़े से समय के लिए यहाँ रह पाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि कब से कब तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, कहाँ से? 16th सेंचुरी के हाफ के लास्ट से लेकर एक्सपेंड देयर किंगडम, उन्हें अपनी राजधानी को यहाँ फैलाया। फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, कहाँ से स्टार्ट किया था? दिल्ली और आगरा से। अनटिल इन द 17th सेंचुरी तक दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कंटिनेंट, पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण या कंट्रोल कर चुके थे। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, उन्होंने जो प्रशासन चलाने की संरचना बनाई थी और जो अपने सरकार के बनाने के आइडिया थे या सरकार चलाने के आइडिया थे, आउटलेस्टेड देयर रूल्स, यानी कि उनके शासन को बनाए रखे थे। लिविंग ए पॉलिटिकल लेजेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कंटिनेंट कुड नॉट इग्नोर, यानी कि मुगलों के बाद आने वाले रूलर्स ने भी जो पॉलिसी बनाई गई थी, किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा, उन्हीं पॉलिटिकल लेजेसी को अपनाया गया था। यानी कि मुगलों ने बहुत सारी अच्छी पॉलिसी यहाँ बनाई गई थी, बाद में आने वाले शासकों ने भी उन्हीं पॉलिसीज को लागू रखा। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑफ रिपब्लिक डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हमें भाषण देते हैं या संबोधित करते हैं। कहाँ से? रेड फोर्ट से। तो वो रेड फोर्ट किसका रेजिडेंस था? मुगल के सम्राट का। यानी कि जो नीचे पिक्चर देख रहे हो, ये रेड फोर्ट है और ये किसी ने बनाया था? मुगलों के द्वारा बनाया था। और आज भी हम वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे पूरे देश के लोगों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। तो हमें यहाँ से ही अंदाज़ा लगा जाता है कि मुगलों के द्वारा यहाँ बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया गया है। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल से रीड करेंगे। वो वर द मुगल्स। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन आता है मुगल्स कौन है। तो मुगल्स में हमें सबसे पहले यहाँ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जो बाबर थे
वो यहाँ सबसे पहले आए थे। उन्होंने यहाँ पानीपत फर्स्ट बैटल की किससे? इब्राहिम लोदी से, जो लास्ट थर्ड चैप्टर में हमने रीड किया था, लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के रूलर से उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया और यहाँ अपना कंट्रोल किया। इसी के बारे में हम डिटेल से यहाँ रीड करेंगे। मुगल कौन थे? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। मुगल क्या है? दो बड़े महान वंशों के वंशज हैं, यानी कि दो वंशों से जुड़े हुए हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड देवर डिसेंडेंट्स, वो अपनी माँ की तरफ से कौन से वंशज थे? यानी कि जैसे आपके पिताजी कहाँ से हैं, मतलब, और आपकी मम्मी जी कहाँ से, दोनों के यहाँ वंशज बताए गए हैं, मुगलों के माँ के बारे में भी और पिता के बारे में। तो माँ के बारे में बताया जाता है चंगेज खान। चंगेज खान कब मारे गए थे? 1227 में। तो मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एरिया। जो मंगोल कहाँ शासन करते थे? चाइना के पार्ट पर और सेंट्रल एशिया, यानी कि हमारा जो मध्य एशिया पार्ट भाग है वहाँ पर। फ्रॉम देयर फादर साइड, लेकिन उनकी दूसरी साइड में जो पिताजी थे वो किस वंश के थे? सक्सेसर ऑफ तैमूर। किसके वंश थे? तैमूर वंश के। डाइड कब मारे गए तैमूर? 1404 में। रूलर ऑफ ईरान, कहाँ के शासक थे? ईरान, इराक और मॉडर्न डे जो आज का टर्की है कंट्री, वहाँ पर उन्होंने रूल किया था। किसने रूल किया था? तैमूरों ने। मंगोलों ने कहाँ पे किया था? पार्ट ऑफ चाइना का और सेंट्रल एशिया में। तो ये समझ में आना चाहिए बेटा, माँ की साइड में मंगोल थे और पिता की साइड में तैमूर थे। द मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल मुगल और मंगोल। मुगल्स अपने आप को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। दिस वाज बिकॉज, ऐसा क्यों था? चंगेज खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मास्केर ऑफ इनमरेबल पीपल, यानी कि चंगेज खान को जोड़ा जाता है कि वो बहुत सारे हमले करता था और उस हमलों में बहुत सारे लोगों को लाखों या हजारों लोगों को वो उसने मारा था। तो इन हमलों के कारण लोग उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए मुगल अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना भी पसंद नहीं करते थे। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, और जो मंगोल थे वो किससे जुड़े थे? उज़्बेकों से। देर मंगोल कंपिटिटर, वो उनके क्या थे? कंपिटिटर थे, वो उनके ज़्यादा प्रतियोगी थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड दे मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर एंसेस्ट्री। वो किस पर प्राउड करते थे? अपने तैमूरों पर प्राउड करते थे, गर्व करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्ट्री, ये इसलिए नहीं कि वो एक महान वंशज थे, इसलिए कि वो महान वंशज थे जिन्होंने कैप्चर दिल्ली इन 1398 में। उन्होंने दिल्ली पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, इसलिए वो अपने आप को क्या कहना पसंद करते थे? तैमूर कहलाना पसंद करते थे, तैमूरों के वंशज कहलाना पसंद करते थे। अब यहाँ पिक्चर में देखें, ये सब तैमूर के जो साइड में बैठे गए सब मुगल हैं और अपने आप को तैमूर से, ये जो सेंटर में यहाँ पिक्चर दिखाई गई है ये तैमूर की दिखाई गई है, और ये साइड में सारे मुगलों ने अपने आप को पिक्चर बनवाया गया था, और ये दिखाने के लिए कि हम अपने आप के लिए बेस्ट किसको मानते थे? तैमूर को मानते थे। ये मुगलों के हैं, जिसमें मुगल सभी मुगलों के बारे में पिक्चर में बताया गया है। ये पिक्चर में क्या है? मिनिएचर पेंटिंग, ये पेंटिंग बताई गई है। कब बनाई गई थी? 1702 में से लेकर 12 के बीच में। तैमूर हैं, डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर, ये सारे सम्राट्स के पिक्चर बताए गए हैं। तैमूर जो सेंटर में बैठा गया है, उसके राइट में उसका बेटा मीरन शाह है, जो मुगल एम्परर बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके दादा परदादा थे। उसके बाद अबू सैद जो बाबर के ग्रैंडफादर थे। फिर तैमूर और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा जो बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इस प्रकार वो दादा परदादा सबके पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। अब ये उमर शेख, बाबर के पिताजी का नाम क्या है? उमर शेख। द मुगल एम्परर बाबर, अकबर, तैमूर राइट ऑन हिज लेफ्ट, इसके साइड में बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, जहांगीर खां और औरंगजेब है। ये सब मुगलों ने अपनी पिक्चर बनवाई गई। दे सेलिब्रेट देयर जेनोलॉजी पिक्चरली ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ टेक ए लुक। जो पिक्चर में अभी मैंने बताया है, ये अपने वंशज के दिखाने के बारे में बताया गया है कि कैसे वो तैमूर से जुड़े हुए हैं, और तैमूर के साथ ही मुगलों ने अपनी पिक्चरें बनवाई हैं। ओके, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। अब हम पढ़ेंगे कि मुगलों ने कैसे युद्ध किए और कैसे युद्धों को जीता और कैसे यहाँ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया।
बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। अभी यहाँ से मुगल स्टार्ट होते हैं कि इंडिया पे उन्होंने कब कंट्रोल किया। तो फर्स्ट मुगल एम्परर था यहाँ पर 1526 में। और आप सबको पता होगा कि जो पानीपत फर्स्ट बैटल है वो भी 1526 में हुई थी बिटवीन इब्राहिम लोदी और बाबर। तो इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने और यहाँ का क्या बन बैठा, एम्परर बन बैठा। सिर्फ 4 ईयर ही रूल किया, 26 से लेकर 30 तक। सक्सेस टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। लेकिन वह पहले ही शासक था, कहाँ का, फरगना का। कब गद्दी पर बैठा था, 1494 में। वह ही वॉज ओनली 12 ईयर्स। पूछा जा सकता बाबर जब गद्दी पर बैठा तो कितने साल का था, 12 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज नेस्ट्रल throne due to invention of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. तो इस तरह से स्टार्टिंग में जब वो थोड़ी उम्र का था, 12 ईयर्स ओल्ड का था, तो उज़्बेकों द्वारा और मंगोलों द्वारा उस पर क्या किए गए, विद्रोह किए गए, युद्ध किए गए। उसके कारण उसने अपनी जो पैतृक गद्दी थी, अपने वंशजों की गद्दी थी, थ्रोन था, वो सिंहासन था, वो उसने छोड़ना पड़ा। किस वजह से, उज़्बेकों और मंगोलों के आक्रमण की वजह से। और आफ्टर ईयर द वेंडरिंग ही सीज्ड, और इधर उधर घूमते हुए उसने 1504 में, यानी 6-7 साल 8-10 साल वैसे ही घूमता रहा बचने के लिए मंगोलों से और उज़्बेकों से। तो लास्ट में 1504 में काबुल पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। तो 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसने किसको हराया, दिल्ली के सुल्तान को। कौन सा सुल्तान था उस टाइम पे, इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल थी उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर सबसे पहले कंट्रोल किया। पूछा जा सकता है कि बाबर ने सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर किया, दिल्ली और आगरा पे। कौन सी फर्स्ट लड़ाई की थी उसने यहाँ पर, पानीपत की। किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन। हम आगे ये टेबल 1 में दिखा गया है कि जो मुख्य अभियान है या युद्ध है मुगलों के द्वारा कब कब किसके द्वारा किए गए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यू विल नोटिस एग्जाम्पल दैट द अफगान वर द इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। तो इस प्रकार जो मुगलों की पावर थी या सत्ता थी वो क्या थे, खतरा था अफगान मुगल। लेकिन अब जो मुगल यहाँ अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अफगानों से उनको अभी भी खतरा बना हुआ था। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल। अब इन मुगलों के साथ किन किन रूलर्स का कैसे रिलेशनशिप थी, ये चैप्टर 7 में रीड करेंगे, चैप्टर 8 में रीड करेंगे, 10 में इसकी डिटेल से पढ़ेंगे हम, चैप्टर 9 में भी। तो हुमायूं रिलेशनशिप ऑफ सफवीद ईरान के अंदर एक जगह है, तो अब अकबर से कैसे अलग थे, ये सब डिटेल हम टेबल 1 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पिक्चर हम देख रहे हैं, ये है कैनन वर एन इम्पोर्टेंट एडिंग इन 16th सेंचुरी वारफेयर। बाबर यूज देम। बाबर ने सबसे पहले कैनन यानी तोप का यूज किया गया था जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी उसके अंदर। इससे पहले किसी ने तोप यूज नहीं की गई थी, कैनन का यूज नहीं किया गया था। 16th सेंचुरी में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनका यूज किया गया था। अब ये गन पाउडर टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। तो 14th सेंचुरी में फायर आर्म यूज किए गए थे, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। इस सब के बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी में यानी स्टार्ट हो चुके थे ये युद्धों में बारूद का यूज़ करना, लेकिन इसका यूज 16th सेंचुरी में किसके द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा फर्स्ट टाइम। तो ये सब डिटेल में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब ये है टेबल फर्स्ट, मुगल एम्परर। ये जो भी मुगल बाबर के बाद सम्राट बने थे उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे इसके बारे में। तो फर्स्ट बाबर। तो अभी हम यहाँ क्या रीड करेंगे, तो बाबर ने कब से कब रूल किया, 1526 से 1530, ओनली 4 ईयर। ओके, फर्स्ट 1526 में युद्ध किया उन्होंने, पानीपत का युद्ध। किसको हराया, इब्राहिम लोदी का, जिसके बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं। दूसरा राणा सांगा के साथ, राजपूत रूलर था राणा सांगा, और इसको बोलते हैं, कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको हम, खानवा का। खानवा ये दे रखा है, खानवा वार बोलते हैं। कब किया, 1527 में। तो ये तीनों को अच्छी तरह से समझने के। थर्ड 1528 में उसने डिफीट द राजपूत चंदेरी, राजपूतों को हराया कहाँ पर, चंदेरी में, और आगरा पे और दिल्ली पे
उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये 3 युद्ध लड़े 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड 1520 खानवा का जिसमें राणा सांगा को हराया, और 1528 में राजपूतों को हराया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम करते हैं हुमायूं। हुमायूं कब रूल किया था उन्होंने? 1530 से 40, और बीच में फिर शेरशाह सूरी आ गए थे यहाँ पर, और इसके बाद उन्होंने 1555 से 56, यानी कि सिर्फ 30 से 40 10 ईयर्स, और 55 से 56 1 ईयर। तो हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द विल हिज फादर, अपने पिताजी की जो वसीयत थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने भाइयों में सारे राज्यों को बांट दिया था। हिज ब्रदर वर ईच गिवन प्रोविंस, अलग अलग प्रांत मिल गए थे, लेकिन उसका जो भाई था मिर्जा करनम, तो उसकी कमियों के कारण उन्होंने जो मंगोल थे उनके सामने भी हार माननी पड़ी थी। तो शेरशाह डिफीटेड हुमायूं, शेरशाह ने कब हराया हुमायूं को? चौसा का युद्ध, चौसा वो 1539 में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कन्नौज में 1540 में। तो इस प्रकार, और बाद में वो कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। तो किससे हार कर? शेर खान से। इसमें यहाँ शेरशाह सूरी या शेर खान। ईरान हुमायूं तो ईरान में जो हुमायूं थे रिसीव्ड हेल्प, किसकी हेल्प से? सफाविद शाह की हेल्प से। उसने दोबारा दिल्ली पर अपना कंट्रोल किया। कब कंट्रोल कर लिया? 1555 में। किसकी सहायता से? सफाविद की सहायता से। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उसने क्या था? एक्सीडेंट से, बिल्डिंग में गिरने से कहते हैं उसकी मौत होगी। तो हुमायूं के बारे में यह इतना ही है। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, चौसा 1539 में और 1540 में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे अकबर के बारे में। ये सारे मुगल हैं। तो अकबर क्या था? एक पावरफुल किंग था। तो उसने अपने टाइम पीरियड को 3 टाइम पीरियड में बांटा गया है। फर्स्ट 1556 से, सेकंड 1570 से, और थर्ड 1585 से। तो सबसे फर्स्ट करेंगे कि जब अकबर सम्राट बना कितने साल का था? ओनली 13 ईयर। बाबर कितने का? 12। अकबर 13 का। तो उसके पिताजी हुमायूं थे, उसकी जल्दी ही क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी जब ये 13 ईयर्स ओल्ड थे। तो फर्स्ट उसने जो था 1556 से लेकर अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द बैरम खान। आपने जैसे स्टोरी जोधा क्या था वो जोधा अकबर सीरियल था, उसमें भी सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो बैरम खान स्टार्टिंग में जब ये छोटा था, बैरम खान के साथ रहकर इन्हें हर बात को, पॉलिटिक्स को सीखा, और उसके जो डोमेस्टिक स्टाफ थे। लेकिन 56 के बाद उन्होंने इन सब का साथ छोड़ दिया था। और किसके साथ? उन्होंने जो सूरी थे या अफगान थे या नेबरिंग जो किंगडम थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या किए? कैंपेन किए, वॉर शुरू किए। उज़्बेकों के खिलाफ जो मिर्जा हाकिम उसका सोतेला भाई था, उसने भी उसके खिलाफ क्या था? विद्रोह किया था। 1568 में सिसोदिया कैपिटल थी चित्तौड़, वहाँ पर इसने कंट्रोल कर दिया था। और 1569 में इन्हें रणथंभौर पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। अब इसका सेकंड पार्ट हम रीड करेंगे 1570 से 1585 में। मिलिट्री कैंपेन गुजरात में इन्होंने अपने सेना को भेजा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर सबको कंट्रोल कर लिया था। फिर उसने अपने 1805 से लेकर 1605 तक अकबर एम्पायर और ज़्यादा फैलता जा रहा था। कैंपेन युद्ध इसने अभियान जारी रखे नॉर्थ वेस्ट में, कांधार में और कश्मीर में, आल्सो काबुल। डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम की बात, जो मिर्जा हाकिम थे उसके बाद उसने काबुल पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्ट ऑफ बेरर, बाद में इसने युद्ध अभियान जारी रखा बेरर की साइड में और डेक्कन की साइड में। तो ये सब क्या थे? इसके बेटे का नाम था प्रिंस सलीम, जो बाद में क्या बना? सम्राट जहांगीर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जहांगीर के बारे में हम रीड करते हैं। तो जहांगीर का टाइम पीरियड 605 से लेकर 27 तक। तो ये अकबर की जो पॉलिसी थी इसने कंटिन्यू रखा। ये जो वार कैंपेन थे इनको भी कंटिन्यू रखा। सिसोदिया रूलर थे जो मेवाड़ था, आमेर सिंह था, उन्होंने सबने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर अहोम और अहमदनगर पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल रखा। अब नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने कब 1627 से लेकर 1658 पे। तो ये शाहजहाँ ने कब क्या क्या कौन कौन से युद्ध किए? अब जो जहांगीर के बेटे थे उसका नाम था प्रिंस खुर्रम। जैसे शाहजहाँ का बचपन का नाम था सलीम, ऐसे ही
जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ऐसे ही शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, जो फ्यूचर में क्या बना था, एम्परर, सम्राट बना था। लास्ट अपने जो उसके पिताजी के लास्ट के साल थे, उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ क्या किया, रेबल कर दिया। अब शाहजहां के बारे में हम यहाँ देखते हैं, उसने भी कैंपेन कंटिन्यू रखे डेक्कन में। अफगान नोबल खान थे जो जहान लोधी, उसके खिलाफ उसको हरा भी दिया। कैंपेन वर लॉन्च्ड अहमदनगर के अगेंस्ट, बुंदेलों के अगेंस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में भी अपने वॉर कैंपेन को इन्होंने कंटिन्यू रखा। 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली, अहमदनगर पर अपना कंट्रोल कर लिया, और बीजापुर पे भी इसने अपना कंट्रोल किया। लेकिन 1507 से 58 में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट से आ चुकी थी। यहाँ के जो शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब विक्टोरियस, उन आपस में क्या हो गया, उनके अंदर झगड़ा शुरू हो गया। तो उनमें कौन जीता, औरंगजेब जो सबसे पावरफुल बना, और उन्होंने अपने 3 भाइयों को भी मार दिया, जिनमें दारा शिकोह पूछा जा सकता है। औरंगजेब के भाई का नाम क्या, दारा शिकोह था। और शाहजहां को लास्ट के दिनों में उसको आगरा की जेल में डाल दिया गया था। किसने, औरंगजेब ने। क्यों, वो सिंहासन लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम औरंगजेब के बारे में रीड करते हैं। औरंगजेब लास्ट पावरफुल एम्परर था, मुगल एम्परर। लास्ट तो वैसे तो बहादुर शाह जफर था। लास्ट में 1857 में जब रेबल हुआ था, विद्रोह हुआ था, तब बहादुर शाह जफर थे। लेकिन अगर पावरफुल पूछा जाए तो औरंगजेब, उसने अपनी पावर से नॉर्थ ईस्ट पर किसको हराया, ओहमों को हराया 1663 में। 1680 में उसने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट से यूसुफजी और सिखों के खिलाफ उसने आगे बढ़ाया, और सक्सेसफुल रहा। मुगल सक्सेशन इंटरनल पॉलिटिक्स, राठौर राजपूत, उसने किसके खिलाफ भी अभियान किया, राठौर राजपूतों के खिलाफ भी। और कैंपेन अगेंस्ट द मारवा मराठा मुखिया शिवाजी के खिलाफ भी उसने विरोध किया, और वह सफल रहा, शिवाजी को हराने में सफल रहा। औरंगजेब इंसल्ट शिवाजी, और औरंगजेब ने किसकी इंसल्ट की, शिवाजी की। इसलिए शिवाजी कहाँ से भागा, जेल से भागा, और आगरा की जेल से भागा। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा बना दिया। किसने, शिवाजी ने। और तो इस प्रकार जो मराठों का या सिखों का या अहोमों का अब युद्ध अभियान चलता रहा औरंगजेब के साथ। अब औरंगजेब के बेटे का नाम भी क्या रखा गया, अकबर रखा गया था। तो उसकी जो आर्मी थी वो बीजापुर को भी उसने कब्जा कर लिया 1685 में, गोलकुंडा को भी उसने कंट्रोल कर लिया 1687 में। 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किया, खुद अपने आप ये अभियान किए, किसके खिलाफ, डेक्कन के खिलाफ, यानी जो हमारा महाराष्ट्र और ये आसपास का एरिया है, यहाँ से सिखों को, जाटों को, सतनामों को, इन सब को उन्होंने अपने रेबेल या विद्रोह में हरा दिया था। नॉर्थ ईस्ट ए होम इन द डेक्कन ऑफ द मराठा, जो उसकी डेथ के बाद थे, इनके बेटों के सामने भी ये प्रॉब्लम आती रही है, अभियान लागू रखे। ये थे हमारे सभी मुगल्स की डिटेल, कब किसने कौन कौन से अभियान या कैंपेन किए। अब हम इस मैप पर देखते हैं, ये सारे एरिया हैं जहाँ जहाँ पर क्या किया है, जैसे गुजरात है, चित्तौड़ है, मालवा है, अजमेर है, रणथंभौर है, आमेर है, दिल्ली है, पानीपत है, ये सब पर मुगलों ने धीरे, जो ये रेड एरिया दिखाई दे रहा है, इस रेड एरिया पर क्या कर लिया था, पूरा कंट्रोल कर लिया था। किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। ये अहमदनगर, बीजापुर, ये बाद में किसने किया था, इन सबको कंट्रोल में औरंगजेब ने। तो ये सारा एरिया मुगलों का कंट्रोल में आ चुका था। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुगलों की जो परंपरा थी, रिवाज थी, क्या करने की, उत्तराधिकारी बनने की, वो कैसी थी। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर, यानी कि वो विश्वास नहीं करते थे कि उनका बड़ा बेटा ही क्या बने, राजा बने। क्योंकि पहले राजा होते थे, राजा का जो बड़ा बेटा होता था वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता था, राजा बनता था। लेकिन मुगल ऐसा विश्वास नहीं रखते थे। वेयर द एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, यानी कि पिताजी की सत्ता का क्या बने, बड़ा बेटा ही राजा बने। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल एंड तैमूर कस्टम, वो किसने को फॉलो करे थे, मुगलों के भी और तैमूर की रिवाजों को भी। कोपसेंसरी, जिसको क्या बोलते हैं, सहयोगीवादी, यानी कि जो पावरफुल होगा वही सत्ता प्राप्त करेगा। कोऑपरेशनरी के अकॉर्डिंग पावरफुल
बेटा ही जब अगर कई बेटे हैं तो उनमें जो पावरफुल होगा दूसरों को हरा देगा तो वो क्या बनेगा। ऐसा ही मुगलों ने किया था। जैसे हुमायूं के भाई थे, उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, और फिर औरंगजेब भी, कई भाई थे उन्होंने भी आपस में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। इसके कारण औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी मार दिया और अपने पिताजी को भी सिंहासन प्राप्त करने के लिए जेल में डाल दिया था। तो इस प्रकार से वो कॉर्पोरेंसरी रिचुअल को ही अपनाते आ रहे थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज टेबल 1, जो हमने टेबल 1 अभी पढ़ा है। रेबेलियन मुगल प्रिंसेस, यानी मुगलों के जो राजकुमार थे उनके द्वारा जो विद्रोह किए थे उन सब के बारे में हमने रीड किया था। जैसे अकबर के बेटे सलीम या जहांगीर ने उसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ किया। फिर जहांगीर के बेटे खुर्रम शाहजहां ने भी अपने पिताजी के खिलाफ किया था ये सब। तो यहाँ 2 प्रकार की क्या बताई गई हैं, प्राइमोजेनिचर और कोऑपरेशनरी। तो ये प्राइमो है कि बड़ा बेटा ही राजा बने, और ये है जो पावरफुल है वो बने। तो ये 2 टाइप की क्या है। तो इस तरह से राजा कौन बनता था मुगलों में, कॉर्पोरेंसरी के अकॉर्डिंग। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगलों के संबंध दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। तो हम टेबल 1 के अकॉर्डिंग देख ही चुके हैं कि पूरे हमारे इंडियन सब कंटिनेंट पर वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल करते जा रहे थे। मुगल रूलर कंपेन अगेंस्ट रूलर वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी कि जो राजा उस मना कर देता था या जो शासक मना कर देता था मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने, तो उस पर क्या करते थे, कंपेन करते थे, युद्ध अभियान शुरू करते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, लेकिन जब मुगल ज़्यादा पावरफुल हो गए थे तो मैनी अदर रूलर्स, दूसरे शासकों ने ज्वाइन देयर वॉलंटरियरली, यानी दूसरे शासक अपने आप ही उनके साथ आकर मिल जाते थे या उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। द राजपूत आर गुड एग्जाम्पल, इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, राजपूतों का। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स, बहुत से राजपूतों ने तो अपनी बेटियों की शादी किसके साथ कर दी, मुगलों के साथ कर दी। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और अपने आप को क्या मिल गया, उनको बड़े बड़े पद मिल गए। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल एज, लेकिन कईयों ने इनका विरोध भी किया था। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सप्रेस मुगल अथॉरिटी, जो राजपूत थे मेवाड़ के, सिसोदिया राजपूत, उन्होंने मना कर दिया था मुगलों की सत्ता को स्वीकारने से। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल, एक बार हारने के बाद जो सिसोदिया राजपूत थे ये हार गए थे, और हारने के बाद मुगलों ने इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, यानी इनकी बेइज्जती नहीं की। गिवन देयर लैंड्स, उनकी जो जमीन थी उनको वापस कर दी। बैक एज असाइनमेंट्स, एक असाइनमेंट के द्वारा। वतन जागीरी, यानी कि इनको बोला कि कुछ आप हमें टैक्स वगैरह देते रहे और अब अपनी इसको लैंड्स को अपने आप संभालो। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग, हारने के बाद भी जो बैलेंस बनाए रखा, बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स, एनेबल द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस और मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस। इस प्रकार जो हारने वाले, यानी कि जिनको ये हराते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, इस तरह की जो नीति थी ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई दूसरे राजाओं और मुखियाओं पर। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। तो ये मुश्किल हो रहा था बैलेंस बनाना, इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल करना एक साथ और बैलेंस बनाना। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड, लेकिन टेबल फर्स्ट में हमने क्या रीड किया था कि औरंगजेब ने इंसल्ट की थी किसकी, शिवाजी की। व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब वह मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने आया था तो औरंगजेब ने उसकी बेइज्जती कर दी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या था, शिवाजी ने दोबारा मुगलों पर आक्रमण किया था। तो ये एक स्टोरी है, इसको बाद में समझाएंगे। तो आज हम स्टूडेंट यहीं तक करते हैं। तो बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कैसे मुगलों ने यहाँ शुरुआत की थी। बाबर ने यहाँ शुरुआत की, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, एक के बाद एक कैसे अपनी पावर को यहाँ इस पूरे इंडियन सब कंटिनेंट पर फैला दिया था। ओके स्टूडेंट्स।